नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है? आई डोंट थिंक ये स्लाइड हमको पढ़ने की जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि पैसा क्यों जरूरी है और पैसे को मैनेज करना जरूरी क्यों है। इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, पॉकेट मनी कितनी भी मिल जाए एंड ऑफ द मंथ में कम ही लगती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपरली मनी को मैनेज नहीं किया। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, सेम प्रॉब्लम बिजनेस के साथ में भी होती होगी, राइट? कि उन्होंने प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया। The quality of the financial management of a business determines the overall financial health of the business. That means आपकी जो क्वालिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आप कितने अच्छे से अपना फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, उतना अच्छा आपका फाइनेंशियल हेल्थ होगा बिजनेस का। Now what is financial health? बेसिकली आपका पैसा कितना इकट्ठा हुआ है, कितना कैश इनफ्लो अच्छे से आ रहा है, कितनी मैक्सिमम असेट्स और मिनिमम लायबिलिटीज़ है आपके पास में, ये सब चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ में काउंट करते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होगी, उतना ही अच्छा आपका फाइनेंशियल हेल्थ होगा। Almost all items in the financial statements are affected directly or indirectly through some financial management decision. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सारी की सारी चीज़ें काउंट कर लो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना चल सकती है। कैसे चलेगी? बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं ना जो पैसों से आती है। मम्मी का आशीर्वाद एसेट में आता है, पापा की डांट लायबिलिटी में आती है? नहीं आती। क्यों? बिकॉज दैट डज नॉट इन्वॉल्व मनी। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर आप बात करोगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही आइटम्स आते हैं जो मनी से अफेक्ट होते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ऑल द आइटम्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल बी अफेक्टेड थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द साइज। ओके, नाउ दीज आर द रोल्स कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है। द साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीजें करी थी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और वो अर्निंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हमने ये पढ़ा कि हमें पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, तो दैट मीन्स हमने ये डिसाइड किया कि हमको कितने फिक्स्ड असेट्स और कितने करंट असेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सो विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू ऑल्सो डिसाइड द साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ऑफ योर बिजनेस। सिमिलरली करंट असेट्स के साथ में भी होगा। द क्वांटम ऑफ करंट असेट्स एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स। दैट मीन्स आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये भी डिसाइड करोगे कि आपको वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, प्लस आप ये भी डिसाइड करोगे कि आपको कैश का स्टॉक ज़्यादा रखना है, गुड्स का स्टॉक ज़्यादा रखना है या फिर डेटर्स का स्टॉक ज़्यादा रखना है। सो ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे डिसाइड होती है कि हमें पैसे कहाँ पे एलोकेट करने हैं। द सेकेंड वन, ओके, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज्ड। ओके, अब पैसा कहाँ से आने वाला है ना, वो भी हम लोग कहाँ डिसाइड करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, विच इज गुड, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? सोचो। अब आप ये बोलोगे कि सर वो तो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मुझे एक फ़ोन के लिए लोन लेना होगा तो मैं शॉर्ट टर्म लूँगा, क्योंकि मैं हर 2 साल में फ़ोन बदलता हूँ, मैं हर 6 महीने में फ़ोन बदलती हूँ। मुझे कार का लोन लेना होगा तो शायद मैं मीडियम टर्म लूँगा, और मुझे अगर घर का लोन लेना होगा तो मैं लॉन्ग टर्म लूँगा। बट अभी हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन से बेसिस पे बात कर रहे हैं? कंपनी बेसिस पे। तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म अच्छा होता है या फिर मीडियम टर्म अच्छा होता है? सोचो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हो तो इसका एक मतलब श्योर है कि आपको पैसे वापस जल्दी नहीं करने हैं। ठीक है, आप आराम से 5 साल में 6 साल में पैसे वापस रीपे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पैसे वापस करने हैं। तो एक चीज तो पक्की है, अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो लिक्विडिटी बिजनेस में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। बट अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूं तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम कहाँ डिसाइड करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। ओके, अब हम जब भी फाइनेंस लेंगे तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला, देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओनर्स फंड्स
बोरोड फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड डेट, इक्विटी एंड डेट। तो ये दो ही तरीके होते हैं टू रेज द फाइनेंस। तो वो भी हम कहाँ डिसाइड करेंगे? इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर आप बात करते हो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी चीज़ें अफेक्ट होगी फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे? ये वाले पॉइंट को इससे थोड़ा सा अपन कनेक्ट करके देखते हैं। अगर आपने डेट ज़्यादा लिया, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना रहेगा, क्योंकि बोरोड फंड है, बोरोड फंड पे इंटरेस्ट होता है। आपने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, हमने लास्ट पॉइंट में जब मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ा रहा था कि इट अफेक्ट्स ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स ये बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट दोनों डिटरमाइन करता है। तो अब यहीं से हम लोग एक पॉइंट पकड़ते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप खुद सोचिए, क्या हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव? टू अर्न मोर, सीधा ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस के ओनर को अर्न करना है, शेयर होल्डर्स को अर्न करना है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू अर्न, सिंपल। बट इसको थोड़ा सा हम अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स, ओनर्स ही हुए वो, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, which means maximization of the market value of the price of equity shares of the company। अब एक बात बताइए, शेयर होल्डर्स की वेल्थ आप कैसे इंक्रीज करोगे? लेट्स से यू हैव 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस, आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी? ऐसे मुकेश अंबानी घर पे एक टीवी रखने तो आएगा नहीं, वॉशिंग मशीन या एक बड़ा घर आपको खरीद के नहीं देगा, ऑफ कोर्स नॉट। आपकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? लेट्स से आपका शेयर था 10 रुपीज़ का और आपके पास में 100 शेयर्स थे, तो टोटल कितना हो गया? 1000। अब आपकी वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? जब ये शेयर का प्राइस 10 की जगह पे 20, 30, 40, 50, 100, 500 हो जाएगा। सो दैट मीन्स, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव हुआ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। कैसे? बाय मैक्सिमाइजिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। देखिए, शेयर होल्डर्स वेल्थ का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, आपके पास में कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर। दैट मीन्स आपके पास में जितने शेयर थे उनका मार्केट प्राइस क्या है। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल फॉर्मूला। बट हाउ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स की वेल्थ हम कैसे मैक्सिमाइज करें? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स? सिंपल है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। अगर आपको फंड की जरूरत है और अगर आप वो फंड अरेंज कर पाए एट अ लो कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट, तो क्या होगा? बिजनेस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगी। ग्रैब करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही रीजनेबल रहा, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इज इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स। ये जो फंड्स आए हैं इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब क्या हुआ? सारे खर्च कर दो? नहीं, दैट मीन्स आपने जो कॉस्ट पे ये फाइनेंस को रेस किया है उससे ज़्यादा रिटर्न वाली स्कीम में उसको आप इन्वेस्ट करो। लेट्स से आपने ये फंड रेस किया था एट 8% और आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया लेट्स से एट 10%, तो ज़्यादा हो गया आपके पैसे। आपको सपोज आपने 100 रुपीज़ रेस किए थे, यू हैव टू पे बैक 108 रुपीज़, बट आपने इन्वेस्ट किया इन 10%, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 110 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपीज़। तो दैट मीन्स इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स, ऑटोमेटिकली क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। 110 इधर से लेके 108 इधर दे दिए, 2 रुपये से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो गया। एंड लास्ट इज इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। अब फंड्स की सेफ्टी इंश्योर करना भी बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट बी लाइक फिर हेरा फेरी 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, प्रॉफिट यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, बट क्या सेफ्टी है फंड्स की? नहीं है। तो ये देखनी भी बहुत जरूरी है दैट देयर इज सेफ्टी ऑफ द फंड्स। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या देख लिया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, रोल क्या होता है, कैसे करेंगे, एवरीथिंग वी हैव सीन।
अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे डिसीजंस जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।